नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। हाउ तालिबान इज किलिंग पाकिस्तान टॉपिक देखकर आप सोच रहे होंगे कि आज से ठीक 2 साल पहले 2021 में जब अफगानिस्तान से अमेरिका भागा था, यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इनको भी भागना पड़ा और यहाँ पर तालिबान का कब्जा हुआ, तो दुनिया का एक देश ऐसा भी था जो सबसे ज़्यादा खुशी मना रहा था। वो देश था पाकिस्तान। उस समय के आईएसआई के चीफ, जो अभी आर्मी चीफ हैं, जनरल मुनीर, वो उस समय अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गए थे। तालिबान के साथ उन्होंने जश्न भी मनाया था। और उसके बाद आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे नेताओं के स्टेटमेंट आए थे कि इंडिया ने अफगानिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है और तालिबान आया है हमारी कूटनीतिक चाल की वजह से। और वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर का इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया था वो पूरी तरह से अफगानिस्तान में डूब चुका है। और अब जिस तरह से 1989 में जब यूएसएसआर अफगानिस्तान छोड़कर भागा था, तो अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन थे उनका सीधा दूसरा टारगेट कौन था? ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया था और इंडिया का कश्मीर वाला रीजन था। तो ठीक ऐसा ही पाकिस्तान ने एस्टिमेट लगा था कि इस बार भी होगा, लेकिन हो इसका ठीक उल्टा गया। जो बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमने अफगानिस्तान में किया था, उसके लिए तालिबान ने भारत को इन्वाइट किया है कि जो जो प्रोजेक्ट आपके अधूरे रह गए हैं आप इनको पूरा करें। आपके जो इंजीनियर्स हैं और आपके जो लोग हमारे यहाँ पर आएंगे, हम उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी अवेलेबल कराएंगे। जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है, वहां पर आतंकी हमले बढ़ गए हैं और इस कदर पाकिस्तान में खौफ है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं ये सीधा एक तरह से चुनौती दे रही हैं कि जो पाकिस्तान है इसके ऊपर से कोई प्लेन न उड़ा जाए। ठीक है, यूरोपियन जो एजेंसीज है ये वार्न कर रही हैं कि कोई भी एयरप्लेन है ना, वो कराची और लाहौर और इसके ऊपर से जो है न उड़े। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है ना, इनके पास अब मैन पैड्स भी आ गए। मैन पैड्स का मतलब होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये सिंपली ऐसा होता है कि जैसे हमारा आमतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम होता है S-400 S-300, ऐसे जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। जबकि ये जो होता है इसको कोई अलग तरीके से इंस्टॉल करना नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई भी टेररिस्ट है, कोई भी व्यक्ति है, इसको उठाएगा अपने कंधे में, जैसे हम पिस्टल से बंदूक की गोली दागते हैं कहीं पर, तो ठीक ऐसा इसका ट्रिगर यहाँ पर होता है। इसको चलाओगे तो यहाँ से एक मिसाइल निकलेगी और वो मिसाइल आसमान में 26,000 फीट की दूरी तक के किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा हिट कर सकती है। यहाँ से जो मिसाइल निकलती है ना, वो विमानों के इंजन को सूंघते हुए जाती है, यानी कि इंजन की जहाँ पर गर्मी है उसको टारगेट करते हुए जाती है और उसको हिट कर देती है। तो यूरोपियन एजेंसीज ने भी ये अपने आप में कहना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान की वजह से अब पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवाद होगा। और अफगानिस्तान को पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो भी लताड़ लगा रहे हैं कि तुम अगर इस तरह की हरकतें करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और आपने देखा होगा वेरियस अटैक्स हर 6-7 दिन में एक अटैक हो रहे हैं जिसमें किस्तों में लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, कल की आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, कल परसों में 45 लोग वहाँ पर मारे गए, लगभग 200 के आसपास लोग घायल हो गए हैं एक चुनावी रैली में। और उस आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है। और अब खबरें ये भी आने लगी हैं कि अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो टीटीपी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसी ने बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल भी किया था ऐसा बताया जाता है। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के पीछे बताया जाता है कि आसिफ अली जरदारी जो उसके पति थे उनकी भी भूमिका थी। इसके अलावा सबसे बड़ी घटना आपको पता होगा कि 2014 में जो आर्मी स्कूल था पेशावर का, जहां पर 132 बच्चों को मार डाला जाता है और पूरी दुनिया में इस हीनियस एक्ट ऑफ टेरर की जो है आलोचना होती है। लेकिन इस सबसे भी पाकिस्तान ने सुधरा नहीं, कुछ एक तरह से सीखा नहीं और उसने अफगानिस्तान के तालिबान को हेल्प की और आज उसी का नतीजा पाकिस्तान भुगत रहा है। यहाँ पर एक के बाद एक मल्टीपल टेरर अटैक्स हो रहे हैं। पहले बहुत कम होते थे, जब यहाँ पर अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार थी और वहां पर एक तरह से यूएस था, तब बहुत कम अटैक होते थे। लेकिन जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है तब से पाकिस्तान में मल्टीपल टाइम टेरर अटैक हो रहे हैं, उसके सोल्जर्स बहुत बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। तो आज के सेशन में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में क्या डिस्प्यूट है। ड्यूरन लाइन, आपने आमतौर पर जीके की किताबों में सुना होगा कि ड्यूरन लाइन जो है किस दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो भारत और अफगानिस्तान। भारत यानी कि ब्रिटिश इंडिया उस समय का था। और देखिए भारत जो है पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा मांगता है, इसलिए पीओके भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, तो भारत ड्यूरन रेखा को अपने इसमें भी अप्लाई करता है। तो अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है इसने ड्यूरन रेखा को मानने से इनकार कर दिया। क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने बहुत सारे मैप रखे हैं, मैं इसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आज जो ड्यूरन लाइन डिस्प्यूट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, और भी बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, इनका कोई ना कोई ऐतिहासिक महत्व तो रहा होगा। इतिहास में कुछ जरूर ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से अब ये डिस्प्यूट उभर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से ही अपने यहाँ पर शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि भारत में भी अंग्रेजों का कब्जा था, पाकिस्तान में भी अंग्रेजों का कब्जा था, अफगानिस्तान एक बफर जोन था और उसके ऊपर रशिया था। ठीक है, क्योंकि तब बांग्लादेश और पाकिस्तान, भारत तीनों एक ही थे, इसको ब्रिटिश इंडिया बुलाया जाता था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो रियासत है ना, ये पंजाब की रियासत है, इतनी बड़ी पूरी। ठीक है, इस पंजाब की रियासत में उस समय का पंजाब तो था और साथ में ऊपर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो
वेस्टर्न वाला एरिया, देहरादून साइड का एरिया, वो भी उस समय के पंजाब के अंदर ही हुआ करता था। और पाकिस्तान का जो लाहौर है और ये जो है यहाँ पर अफगानिस्तान था कि इसका जो है बॉर्डर हुआ करता था। तो उस समय यहाँ पर एक तरह से महाराजा रणजीत सिंह का शासन था, और जब महाराजा रणजीत सिंह की मौत होती है तो उसके बाद ये साम्राज्य बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, इसके जो उत्तराधिकारी थे वो अच्छे नहीं होते हैं। तो अंततः आपको पता है कि डलहौजी ने इस इलाके को, पंजाब को पूरी तरह से ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय का जो स्थितियां थी ना, आज़ादी से पहले अंग्रेजों के समय पे ये पूरा का पूरा एरिया हमारा पाकिस्तान हुआ करता था। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा का पूरा एरिया ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, ठीक है, यहाँ तक नीचे भी था। और यहाँ पर थोड़ा सा बांग्लादेश वाला इलाका जो है रेड करना भूल गया, क्योंकि मैंने ये नेट से इमेज डाउनलोड की थी, तो ये बांग्लादेश भी इसमें रेड होना चाहिए था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या था, ब्रिटिश इंडिया था। यहाँ बीच में क्या था, अफगानिस्तान था। और ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे होंगे ईरान है, और इसके ऊपर पूरा का पूरा क्या था, यूएसएसआर था। अब यहाँ की उस समय की हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला एरिया यहाँ तक का, ठीक है, अंग्रेजों के कब्जे में था। बीच में अफगानिस्तान बफर जोन था, और ऊपर का पूरा एरिया किसका था, यूएसएसआर का। और यूएसएसआर किसका दुश्मन था, ब्रिटेन का दुश्मन था। तो जो भारत में अंग्रेज हैं, इनका सीधा दुश्मन अफगानिस्तान के पार बैठा था, और अफगानिस्तान बफर जोन के रूप में था। तो अंग्रेजों के लिए तीन स्थितियां थी। पहली स्थितियां क्या थी कि अफगानिस्तान हमारे कब्जे में आ जाए, पूरी तरह से हम इसको कैप्चर कर ले, लेकिन ये पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि अफगान के जो पश्तून थे और जो अफगान जो ट्राइब्स थी वो बहुत ही बहादुर थी, और वहाँ पर बहुत ही घने घने जंगल थे। वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी कि अफगानिस्तान पर कब्जा करना पॉसिबल ही नहीं था। अंग्रेजों ने वॉर लड़ा था लेकिन वो हार गए थे, ठीक है। तो अफगानिस्तान में ऐसा था, और अगर इसको कब्जा कर भी ले तो ज़्यादा समय तक वहाँ पर कब्जे को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा अफगानिस्तान के साथ संधि करने के लिए। तो पहला ऑप्शन तो था नहीं कि अफगानिस्तान को हम अपने कंट्रोल में ले लें, और वहाँ पर जैसे भारत में अब शासन कर रहे हैं वैसे अफगानिस्तान में भी करें, ऐसा तो पॉसिबल उनके लिए था ही नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या था कि ये जो अफगानिस्तान है ना, यहाँ पर जो मोनार्की चल रही है ये वैसे ही चलती रहे, बस ये हमारी ओर जो है टिल्ट हो जाए। और तीसरा ऑप्शन था कि अफगानिस्तान न्यूट्रल रहे। तो ये तीन ऑप्शन क्या थे, ब्रिटिश इंडिया के लिए यानी कि अंग्रेजों के लिए फेवर में थे। और अगर ये किसी भी तरह से रशिया के फेवर में चला जाता है या रशिया यहाँ पर कब्जा कर लेता है, तो उसके बाद सीधी सीधी ये बॉर्डर लाइन लग जाएगी यूएसएसआर और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, और फ्यूचर में ये यूएसएसआर ब्रिटिश इंडिया पर अटैक करके अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकता है। तो ऐसा अंग्रेजों को महसूस जब होने लगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेज इनके साथ संधि करते, क्योंकि वॉर में तो कुछ खास इनको जो है बढ़त मिली नहीं थी। हालांकि कुछ एरिया इन्होंने कब्जे कर लिए थे, लेकिन इनको पता था कि अंत तक जो है हम इसको सस्टेन नहीं रख पाएंगे, इसलिए अफगानिस्तान के साथ ट्रीटी की जाती है। और सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर खींचा जाता है 1893 में, और इस बॉर्डर को कहा जाता है डूरन लाइन। आपको मैं मैप में दिखाना चाहता हूं डूरन लाइन कहां पर है। ये जो है पाकिस्तान है, ये आप देख पा रहे होंगे अफगानिस्तान है, और इन अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो ये वाली लाइन है ना, पूरी की पूरी इतनी लंबी चौड़ी लाइन है, इसको कहा जाता है डूरन लाइन, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप रेड कलर वाली लाइन देख पा रहे होंगे, ये क्या थी, डूरन लाइन थी। अब देखो यहाँ पर जो डूरन लाइन थी ना, ऑब्वियस सी बात है अफगानिस्तान उस समय कमजोर था और ब्रिटिशर्स जो थे उस समय पावरफुल थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अफगानिस्तान में जो अभी का तालिबान है ना, इस तालिबान में आधिपत्य किसका, पश्तूनों का। पश्तून कहें या पख्तून कहें एक ही बात है। पश्तून या पख्तून एक तरह से एक मुस्लिम जनजाति है, ट्राइब है, और वो इस एरिया में पूरा का पूरा रहा करती है, और इसका बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान में पड़ता है। थोड़ा सा मैं इस मैप को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैप है, और बीच में जो रेड कलर की पूरी बाउंड्री है ये क्या है, ये है डूरन लाइन। अब देखिए यहाँ पर जो शेडो वाला एरिया है ना, यहाँ पर आप शेडो वाला एरिया देख पा रहे होंगे, ये भी देख पा रहे होंगे, और इसके अलावा यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। तो ये जितना भी शेडो वाला एरिया है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जनजाति पख्तून या पश्तून निवास करती है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका आधा नंबर आप देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा नंबर यहाँ भी है, लेकिन यही एरिया यहाँ पाकिस्तान में भी है। तो यही जो है विवाद का कारण बन गया कि डूरन रेखा उस समय अंग्रेजों ने मनमाने तरीके से खींची थी, और जब 1947 में दोनों देश आज़ाद होते हैं तो उसके बाद जो अफगानिस्तान है उन्होंने इस डूरन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। और यहाँ तक कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के पेशावर पर जो है दावा ठोक दिया कि जो पेशावर का इलाका है ना, ये पूरा हमारा होता है, ये हमारी शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी, ऐसा अफगानिस्तान का दावा। हालांकि पेशावर शीतकालीन राजधानी होती थी इतिहास में अफगानों की, और जब आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था तो बहुत बड़ा एरिया जो है अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया था, और यहाँ पर मनमाने तरीके से जो है ये बाउंड्री लाइन निर्धारित की थी, जिसको पहले के जो रूलर्स थे अफगानिस्तान के उन्होंने भी नहीं माना। उसके बाद आप जानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, और उससे पहले के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी नहीं माना। लेकिन उनकी सरकार के समय आप जानते हैं कि यूएस का यहाँ पर आधिपत्य था, और कहीं ना कहीं यूएस एक तरह से जिम्मेदार था। तो यहाँ पर किसी भी तरह का बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को नहीं मिला था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि दावे अफगानिस्तान करता था, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट आमतौर पर ऐसा गोलीबारी चल जाएंगी, खून खराब होगा, ऐसा नहीं होता था। लेकिन जब से तालिबान सत्ता में आया तो उसने एक तरह से एक राग अलाप रखा है कि जो पख्तून है ना साहब, पख्तून,
इन पख्तूनों का इलाका है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की जो मेन जो एक तरह से हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन अधिकांश वहाँ पर क्या है, पख्तून है। अफगानिस्तान का लगभग 48% जो आबादी है वो पख्तूनों की है, और पाकिस्तान में भी जो इस इलाके में रहते हैं इनकी लगभग 18% जो आबादी है वो पाकिस्तान में किनकी है, पख्तूनों की है। तो ये जो 18% है ना, ये जो है आतंकी हुए बैठे हैं, और ये एक तरह से सेपरेटिस्ट है। और यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में टेरर अटैक होते हैं, और वो जो टेररिस्ट होते हैं वो या तो यहाँ पर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर छिप जाते हैं, या फिर यहाँ से बॉर्डर पार करके काबुल यानी कि अफगानिस्तान में चले जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में थोड़ा सा हम और भी जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उनका क्या हिस्ट्री रहा है, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं, और इनको बनाने में अमेरिका की भूमिका है, और आज भी इनको तालिबान संरक्षण दे रहा है। और पाकिस्तान के नेता भले ही ऊपर से जता रहे हों कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। तो इसके बारे में आपको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। आप जानते हैं कि 1979 का वो दौर था। ठीक है, 1979 के दौर में ही नहीं बल्कि जब हमारा देश आज़ाद होता है 1945 में, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर एक तरह से शुरू हो जाता है। तो इस कोल्ड वॉर का सेंटर बन गया था 1979 के दौर में अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान में किसका इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर सीधा सेंट्रल एशिया के साथ लगता है। और आज भी सेंट्रल एशिया की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि सेंट्रल एशिया के संसाधन जिस देश के संपर्क में आएंगे वही देश आमतौर पर इस पूरे देश में राज करेगा। तो यहाँ पर क्या था कि अफगानिस्तान के लिए यूएस और यूएसएसआर एक तरह से यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 1979 में सीधा यूएसएसआर अटैक कर देता है अफगानिस्तान के ऊपर। अब आप जानते हैं कि यूएसएसआर किसका दोस्त था, भारत का था, और पाकिस्तान किसका दोस्त था, यूएस का था। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने यूएस के समर्थित नीति अपनाई। यूएस जो है यहाँ पाकिस्तान होते हुए जो है इसने अफगानिस्तान पर अटैक तो नहीं किया, क्योंकि अगर अटैक करेगा तो फिर सीधा यूएसएसआर और यूएस के बीच में वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर वेपन चल जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि यूएस ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। उसने कहा कि इस एरिया में जो बहुत सारे मुजाहिदीन रह रहे हैं ना, इनको खड़ा करो, मुस्लिम जो है उनको खड़ा करो कि यूएसएसआर ने तुम पर अटैक किया है और तुम्हारे लोगों को मार रहा है। वहां पर यूएसएसआर ने क्या किया, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन भी वहां पर किया था। तो उसका विरोध यहाँ के लोग थोड़ा बहुत कर रहे थे, और उसमें आग में एक तरह से घी डालने का काम किसने किया था, यूएस ने किया था। उसने कहा कि ये यूएसएसआर जिसने तुम्हारे यहाँ पर कब्जा किया है ये आपका धर्म भ्रष्ट कर रहा है, इस्लाम विरोधी है, तुम इसको मार कर भगाओ। तो क्या होता है कि बहुत बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के नागरिक जो हैं वो उन्हें पाकिस्तान में लाया जाता है। इस खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, और बाद में ये जो लोग थे इन्होंने अफगानिस्तान को ऐसा मारा, इन्होंने रशिया को यानी कि यूएसएसआर को इतना गजब मारा कि 10 साल में यूएसएसआर मजबूर हो गया कि हम यहाँ से भाग जाएं, यहाँ पर कब्जा करना हमारे बस की बात तो नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो आतंकवादी उस समय मुजाहिदीनों के भेष में खड़े किए थे, वो किसने खड़े किए थे, पाकिस्तान ने यूएस के सपोर्ट से, यानी कि यूएस यहां पर आया था, पाकिस्तान में इसको ट्रेनिंग सब कुछ मिलती है। अब देखिए, अब जब यूएसएसआर यहाँ से भाग जाता तो ऑब्वियस सी बात है जो मुजाहिदीन थे ये तो खाली हो गए थे, परसों तक लोग लड़ रहे थे इस्लाम की रक्षा के लिए। अब ये क्या करें, तो अब इनके देश में अंदर जो है एक तरह से कलह स्थापित हो गया, और यहाँ पर पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी हासिल हुई कि अब इन मुजाहिदीनों का ध्यान किसकी ओर एक तरह से दिया जाए, कश्मीर की ओर। तो यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में जो मुजाहिदीन होते हैं वो कश्मीर में अटैक करते हैं। और इसके बाद आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान यानी कि जो पश्तून कम्युनिटी है इसका जो हेड था तालिबान, उसका शासन आ जाता है। और तालिबान के शासन में आप जानते हैं कि किस तरह से भारत की जेल से मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाया गया। तो अफगानिस्तान में अभी भी पाकिस्तान ऐसा ही सोच रहा था कि ऐसी सिचुएशन दोबारा से आई जब यूएस यहाँ से भागा था 2021 में, ठीक है, लेकिन 9/11 के बाद की स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। देखिए उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर तालिबान का ही शासन अपने आप में चल रहा था। तो तालिबान का शासन जब यहाँ पर चल रहा था तो 2001 में क्या होता है कि यूएस पर 9/11 का अटैक होता है। अब यूएस क्या करता है, इस एरिया में अटैक करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी मदद से अटैक करेगा, पाकिस्तान की मदद से। तो पहले वही यूएस वही पाकिस्तान जिसने अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों को खड़ा किया था, अब यही पाकिस्तान और यूएस मिलकर के इन मुजाहिदीनों को मारने का प्लान बनाते हैं। और यहीं से एक आतंकी संगठन का उदय होता है जिसका नाम था टीटीपी, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। और इस तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान का उद्देश्य था जिस तरह से तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में, वैसे इस तालिबान को एक्सपेंड करके पाकिस्तान में ले आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे हाँ बहुत ही बढ़िया होना चाहिए ऐसा, लेकिन देखिए अगर पाकिस्तान में तालिबान का कब्जा हो जाता और अगर पाकिस्तान में कट्टरपंथी आ जाती तो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा, और भारत में भी उसके बाद आतंकवाद बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगा। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में तहरीक ए तालिबान नाम का एक आतंकी संगठन सक्रिय है बहुत लंबे समय से। और इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे अपने अलग अलग संगठन खड़े किए। एक तो पाकिस्तान तहरीक ए जिहाद पीटीजे, ठीक है, ये भी संगठन आ गया, और भी बहुत सारे वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और आप आजकल आपने खबर सुन रहे होंगे कि जो अलकायदा है उसने और जो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान है टीटीपी, उसने जो है हाथ मिला लिया और उसने कहा है कि हम पाकिस्तान में अब हम दोनों क्या करेंगे, मिलकर लड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में हो गई है। और ऑब्वियस सी बात है कि इस सिचुएशन का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था, यूएस था, क्योंकि उसी ने यूएसएसआर
सार के खिलाफ मुजाहिदीन खड़े किए थे और बाद में जब 9/11 का अटैक होता तो इन्हीं मुजाहिदीनों पर अटैक करके टीटीपी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब आप इस मैप में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ये एक आंकड़ा आप देखिए कि इससे पहले पाकिस्तान में टेरर अटैक ना के बराबर होते थे। 2018 में आपने देखा होगा 158 हुए थे और यहाँ पर 137, 178, 226 यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही तालिबान की सरकार यहाँ पर आई, आप देखिए 2022 में सीधा 379, इतिहास में से ऊपर, 2015 से भी ऊपर इतने अटैक यहाँ पर हो रहे हैं। और इस साल 2023 में तो 313 अटैक अभी तक हो चुके हैं। अगस्त के महीने में, सॉरी जुलाई अगस्त के ही महीने में हो चुका है, अभी पूरा साल अभी बाकी है। तो इस बार तो लग रहा है कि आंकड़ा 500 के पार होगा। तो इतने टेरर अटैक एक के बाद एक पाकिस्तान में हो रहे हैं और पाकिस्तान ने बाकायदा तालिबान को चेतावनी दे दी है कि तुम जो है दोहा एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहे हो। दोहा एग्रीमेंट बेसिकली क्या था कि यूएस ने देखा कि अफगानिस्तान में शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया और तालिबान बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है, तो उसके बाद यूएस ने तालिबान के साथ मीटिंग की थी। कहाँ पर की थी? कतर की राजधानी दोहा में की थी। और वहाँ पर तालिबान और यूएस के बीच में शांति वार्ता होती, जिसमें यह प्रावधान किए गए कि तालिबान को हम सत्ता अफगानिस्तान की सौंप देंगे, इसके बदले में तालिबान ये सुनिश्चित करेगा कि वह अफगानिस्तान के इलाके को आतंकी गतिविधियों के लिए यूज़ नहीं करेगा। तालिबान ने वादा किया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अब वैसा ही होने लगा है पाकिस्तान में। दुनिया तो ठीक है, भारत में भी कोई खास जो टेरर अटैक अभी नहीं हो रहे हैं, और जो हो रहे हैं वो कश्मीर में हो रहे हैं, और कश्मीर में जो वहाँ के लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान से सपोर्टेड है। तो तालिबान का अभी तक कोई एंगल भारत में अटैक करने के संबंध में नहीं देखा गया है, ठीक है। हालांकि एक बार ड्रग्स पकड़ी गई थी जो बताया जा रहा था तालिबान से ही आई थी। तो पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया कि वॉन्ट टॉलरेट एनी मोर, अब हम ज़्यादा टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। तुम अफगानिस्तान जो है तुम सुधर जाओ, आतंकवादियों को हेवन मत दो, वरना जो है ठीक नहीं होगा। और इसके अलावा आपको पता है कि ये मुल्ला याकूब जो अभी तालिबान का एक तरह से डिफेंस मिनिस्टर है, ये मुल्ला उमर का एक बेटा है, ठीक है। मुल्ला उमर का आपने नाम सुना होगा कि जब रिवॉल्यूशन वहाँ पर हो रहा था अफगानिस्तान में तो तालिबान का संस्थापक यही था। इसकी एक आंख फूट गई थी और बहुत ही बहादुरी से यूएसएसआर के साथ लड़ता, और अफगानिस्तान के जो लोग हैं इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर जो है इनसे मिलने के लिए जाती है तो मुल्ला जो याकूब है वो मिलने से इनकार कर देता, और एक तरह से बहुत बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की थी कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सॉरी, ये जा रहा है वहाँ मिलने के लिए और वहाँ का बंदा मिलने से इनकार कर देता। उसके अलावा और भी यहाँ पर बहुत सारा चल रहा है। हाल ही में आपने पता होगा कि जो तालिबान है उसने पाकिस्तान की मजाक बनाई थी। अरे देखो 1971 के वॉर में किस तरह से तुम भारत के सामने घुटने टेकते हो, सरेंडर करते हो, 93,000 सोल्जर्स के साथ तुम समर्पण कर देते हो, तुम हमको क्या मारोगे। तो यही सब कुछ तालिबान और पाकिस्तान के बीच में आजकल चल रहा है। और ड्यूरन लाइन एक तरह से बहुत ही ज़्यादा खून खराबा वहाँ पर हो रहा है। एलओसी को आमतौर पर कहा जाता था कि पाकिस्तान की जो एलओसी है भारत के बीच में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा है, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा खून खराबा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ड्यूरन लाइन, वहाँ पर ज़्यादा खून खराबा हो रहा है। और इस तरह से बहुत सारे मिलिटेंट्स ग्रुप वहाँ पर सक्रिय हो गए जिनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार है। और आने वाला समय आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया बलूचिस्तान का जो नदर्न एरिया है और पश्तून वाला एरिया, ये वाले एरिया पर ऑब्वियस सी बात है कि तालिबान दावा कर रहा है। और यहाँ पर इतने टेरर अटैक हो रहे हैं, और जो भी टेरर अटैक यहाँ पर हो रहे हैं सब जाकर के यहाँ पर छुप जाते हैं, और उनको तालिबान का सीधा सीधा सपोर्ट हासिल है। उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान तालिबान के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाए, और जो आतंकी गतिविधियां लगातार हो रही हैं उन पर लगाम लगे, और पाकिस्तान को भी थोड़ा सा समझ में आए कि जो अफगानिस्तान जो तुम्हारे यहाँ पर कर रहा है, तो देखो अफगानिस्तान तुम्हारे यहाँ पर टेरर अटैक कर रहा है, लेकिन आप भी कश्मीर में टेरर अटैक कर रहे हो, यानी कि इनसे खुद का देश तो संभल नहीं रहा है। इनके जितने भी प्रोविंसेज हैं हर जगह पर सेपरेटिज्म की मांग उठ रही है, ठीक है। आपने देखा होगा बलूचिस्तान की जो निर्वासित प्रधानमंत्री है वो हाल ही में भारत आई थी, और उन्होंने वहाँ पर भी बयान दिया था कि बलूचिस्तान को लेकर हमें भारत के सहयोग की आवश्यकता है। ये बलूचिस्तान सेपरेट करने की मांग कर रहा है। सिंध में भी एक तरह से रिवॉल्यूशन चल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी रिवॉल्यूशन चल रहे हैं। एक तरह से टोटल पंजाब ही जो पाकिस्तान का है वो थोड़ा बहुत शांत है, और बाकी अन्य जगहों पर जो है रिवॉल्यूशन चल रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान को क्या चाहिए? कश्मीर चाहिए, ठीक है। और कल का आपने शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट भी सुना होगा। उनका कहना था कि हम जो है अब भारत के साथ शांति चाहते हैं, ठीक है, बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो यही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि एलओसी में भले ही शांति है, लेकिन जो ड्यूरन लाइन है इसमें बहुत ज़्यादा अशांति हो रही है, और ड्यूरन लाइन पर भी अशांति और एलओसी पर भी अशांति होगी तो दोनों तरफ से पाकिस्तान घिरेगा, और उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि नवंबर के महीने में उनके यहाँ पर इलेक्शंस हैं, एक केयर टेकर गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगी, और केयर टेकर गवर्नमेंट कभी भी इतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती कि वो बहुत बड़े नीतिगत निर्णय ले ले। उम्मीद करता हूं जो जानकारी आज के सेशन में मैंने आपको बताई आप ठीक से समझ पाए होंगे। इस टॉपिक को लेकर जो भी आपकी क्वेरीज हो या फिर आपके विचार हो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।